जो अच्छा सीईओ होता है वो हमेशा ये नोट करता है कि किस तरह से पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टास्क इफेक्टिवली। ये एक बहुत बड़ा स्किल है। ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आप उनके साथ बैठकर खाना भी खा लें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि आपने अपने आप को कैसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनाना है कि लोग आपके साथ काम करने के लिए बेताब हो। अच्छे सीईओ बनने के लिए आपको विजन डेवलप करना होगा कि मैंने 10 साल बाद कहाँ देखना है अपने आप को। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कि आप एक अच्छे सीईओ कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल सीईओ, और इसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या रोड मैप होना चाहिए। सो दिस इज़ द टॉपिक आई हैव बीन गिवन। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगा, और कोई बुक तो है नहीं है बेसिकली कि आप बुक रीड करें और उससे आप अच्छे बन जाएं, बट आई विल टेल यू कि क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू रन अ कंपनी एंड हाउ टू रन अ सक्सेसफुल कंपनी बेसिकली। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू लीड द टीम, और ये बहुत ज़रूरी है इन क्वालिटीज़ को होते हुए फिर आगे ऑपरेशनल साइड एक अलग है। एक है कि अपने अंदर क्वालिटी क्या हो, और दूसरी ऑपरेशनल साइड पे आपने किस तरह रन करना है। तो सबसे पहले तो हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ा इशू है, और सबसे बड़ा इशू है कि जो भी इंसान थोड़े से बड़े ओहदे में आ जाता है तो उसको आ जाता है गुरूर, और वो समझता है कि बस मेरे से बड़ा अब कोई नहीं है। कोई अच्छी गाड़ी भी ले लेता है, वो भी उस पर भी आकड़ आ जाती है कि जी मेरे से बड़ा अब कोई नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब आप एक सीईओ बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर ईगो जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो ना हो। ईगो ख़त्म करना अपने अंदर। अक्सरियत हमारा मुआशरा यही दिखाता है कि जो बड़ा बंदा है उसके नीचे बहुत सारे लोग जो हैं वो झुके हुए हैं, और वो जहाँ जा रहा है उसको किस तरह से प्रेज़ किया जा रहा है कि ही इज़ द वन हु इज़ ऑनिंग द वर्ल्ड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने अंदर ईगो ख़त्म करें। ये सीईओ की क्वालिटी है कि उसके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल। द सेकंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ लीडरशिप। हमारे माशरे में एक और चीज़ है कि हम लीडर समझते हैं, दो तरह के लीडर समझते हैं। एक होता है पोजिशनल लीडरशिप और एक होती है इंस्पायरेशनल लीडरशिप। पोजिशनल लीडरशिप होती है सियासतदान, जिसको हम समझते हैं कि MP है, MNA या पॉलिटिशियन लीडर है। हमारे जहन में तो वही लीडर है, हमें तो यही दिखाया गया, या गली में जो एक चीज़ों को लीड कर रहा है। तो असल दूसरा लीडर जो होता है वो होता है इंस्पायरेशनल लीडर। इंस्पायरेशनल लीडर जो अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर करता है लोगों को, और उसकी क्वालिटी होती है एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है, करैक्टर उसका ठीक होता है, और उसको अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। सो ये कि अपने अंदर इंस्पायरेशनल लीडर की स्किल्स लेकर आने हैं, ना कि आप पोजिशनल तो आपको मिल चुकी है, बट पोजिशनल एज आई सेड वो कोई भी बन सकता है। और अपने अंदर आपने इंस्पायरेशनल स्किल्स विच इज़ क्या बात हुई कि एक्नॉलेज करना सीखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए, और करैक्टर वाइज अपने आप को चीज़ों को ठीक करना सीखिए। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सीईओ है हमेशा नॉलेज गेन करता रहता है। अक्सरियत हम ये देखते हैं कि जब एक बंदा एक सीट पे आ जाता है, ही जस्ट थिंक कि द मनी इज़ कमिंग एंड द पीपल आर वर्किंग फॉर मी, ही जस्ट नेवर हैव टाइम एंड ऑल दैट टू लर्न। तो हमेशा ये ज़हन में रखिए कि आपने सीखते रहना, नो मैटर व्हाट। गेनिंग नॉलेज इज़ एक्चुअली की टू मेंटेनिंग योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल सीईओ, जो कि बहुत ज़्यादा इस माशरे में लैक है। फोर्थ, कि जब भी कोई कंपनी बनाएं या उसका आप हेड कर रहे हैं तो उसका बड़ा ज़रूरी है कि विज़न क्लियर हो कि इस कंपनी ने करना क्या है, आज से 10 साल बाद क्या करना है। अक्सरियत जो है वो इस चीज़ में मार खा जाती है कि उनको पता ही नहीं होता कि एक प्रोडक्ट अगर चल गई है तो मैंने 5 साल 10 साल बाद इस कंपनी को कहाँ लेकर जाना। तो जब भी कंपनी बनाएं, जब भी किसी चीज़ को लीड करें, उसमें आप ये देखें कि 10 साल बाद मैंने इस कंपनी को कहाँ लेकर जाना है। सो क्लीनिंग योर विजन, दैट्स अ फोर्थ थिंग। फिफ्थ, कि जब आपके नीचे बंदे काम करते हैं कि आप सीईओ हैं, तो बहुत सारे लोग आप पे तनकीद भी करते हैं। ये नहीं है कि आपका स्टाफ आपको बहुत पसंद करता है,
या आपके अंदर नीचे जो भी छोटे मोटे लोग काम कर रहे हैं वो तनकीद ज़रूर करते हैं आप पे, बुरा भला भी कहते हैं आपस में, क्योंकि मैं भी उस जगह पे रहा हूँ। आई हैव बीन एन एम्प्लॉय एज वेल फॉर 10 years। और मैं भी देखता था कि जब भी हम कभी ब्रेक में बैठे हुए हैं और कभी बात हो रही है आपस में, तो हमेशा अपने जो मैनेजर्स और टॉप के लोग हैं उन पर तनकीद ही की जाती है। और मैं भी समझता हूँ कि जब आप CEO बनेंगे या ऊपर आएंगे तो आप पे तनकीद होगी, तो बहुत ज़रूरी है उस तनकीद को बर्दाश्त करना। फीडबैक सिस्टम शुड बी इन प्लेस टू इम्प्रूव थिंग्स, रादर के थिंकिंग कि आई एम ऑनिंग द कंपनी एंड वट एवर दे वॉन्ट लेट देम से। दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी अ क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल CEO। ठीक है जी। 6th ये चीज़ कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई बंदा या कोई भी फीमेल आपके पास काम कर रही है, वी फील कि दे आर गेटिंग सैलरी फॉर इट, सो व्हाट इट्स सपोज टू बी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ जाते हैं इसी वजह से कि उनको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। तो सक्सेसफुल CEO की ये निशानी होती है कि वो रिटेन करता है टॉप टैलेंट को जो उसके पास कंपनी में मौजूद होते हैं। बेशक उसको लॉस भी हो रहा है, बट एक्चुअली दैट्स द रिटेनिंग द टैलेंट, जो कि हमारे माशरे में सिखाया ही नहीं जाता है कि 5,000 की खातिर चले जाते हैं, 10,000 की खातिर चले जाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो जापानीज़ ने अपनी कौम को सिखाई, जिसमें अगर आप किसी जापानीज़ का CV भी देख लें तो 60 साल उसने जॉब की होती है और 2 या 3 जॉब्स की होती है ज़िंदगी में। यहाँ पे आप किसी का CV देख लें, हर 6 महीने साल बाद छोड़ चुका होता है, किसी का इंटरव्यू कर लें। तो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द CEO पर्सपेक्टिव कि आप उसको रिटेन करें। नंबर 6 और 7 जितने भी हो गए, इनोवेशन, अपनी कंपनी में इनोवेशंस भी लेकर आएँ, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके पास जब काम कर रहे होते हैं वो बोर हो जाते हैं किसी एक लेवल पर आकर। तो हमेशा इनोवेशन, इनोवेटिंग न्यू थिंग्स, चैलेंजिंग देम, दैट्स द वे टू गो टू मेंटेनिंग योर कंपनीज एक्साइटमेंट। कंपनी की एक्साइटमेंट तभी होती है जब आप नई से नई चीज़ लेकर आते हैं। एक ही रूटीन जब इंसान को मिलती है तो वो एक रूटीन पे आके बोर हो जाता है। तो सक्सेसफुल CEO की ये निशानी है कि वो अपनी कंपनी में इनोवेशन लेकर आए, नई से नई चीज़ लेकर आए। जैसे आजकल AI का दौर है, आगे हमें पता है आज से 5 साल बाद वही लोग एम्प्लॉयबल होंगे जो कि अपनी जॉब के साथ साथ AI को भी जानते हैं। क्यों होंगे? इसलिए कि एक अगर बच्चा एक काम 2 घंटे में कर रहा है AI के साथ और दूसरा AI के बगैर 8 घंटे से भी ज़्यादा कर रहा है, तो हर कंपनी उसको प्रेफर करेगी जो जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट कर पाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ साथ एज अ CEO इनोवेशन भी लेकर आए। 8वीं चीज़ मैं समझता हूँ कि आप जो लीडर होता है, जो कंपनी का CEO होता है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर आपको बात ही नहीं करनी आती है अपने स्टाफ से, तो फिर जितना मर्ज़ी आप टैलेंटेड और अमीर आदमी हो जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ का। अगर आप कम्युनिकेट प्रोफेशनली नहीं कर सकते तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा अगर आपको सक्सेसफुल CEO बनना है। हमारे पास यहाँ पे देख लें आप, करोड़पति बंदा भी हो, बात करनी नहीं आती, अपने स्टाफ को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उससे बात तक नहीं वो कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, वो आपको एज अ पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत बेहतर महसूस होगा, और दूसरा जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो भी आप उनके लिए एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी बन सकते हैं। मैं समझता हूँ इन सारे पॉइंट्स में से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रखना। पता नहीं कितने पॉइंट हो गए, बट आई एम जस्ट, कितने? अच्छा, मैं ये इसमें गिने नहीं हुए, बट जो मेरे जहन में है आई एम जस्ट टेलिंग। 9वीं चीज़ मैं समझता हूँ कि CEO, एक अच्छे CEO की निशानी है कि वो हमेशा अपनी टीम को चैलेंज करता है। आप कभी भी अपने स्टाफ को ये मत कहें कि तुम्हारी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है एंड दैट्स इट, वो फिर उसी में लिमिट होकर सारी ज़िंदगी रह जाता है। तो उसको ग्रो करने का मौका दें। खुद फ्लाई कर रहे हैं, अगर खुद पैसे आ रहे हैं तो साथ साथ स्टाफ को भी आपने लेकर चलना है, मिलकर फ्लाई करना है। दैट्स रियली द वे टू गो। अदरवाइज़ तो फिर वो आप और उनके और आपके दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ा गैप होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली 10 चीज़ें तक रखते हैं कि जो आपका CEO होता है, सक्सेसफुल CEO बनने के लिए
उसके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है अपने एनवायरनमेंट में। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि अक्सरियत जो है, कि मैं इस सीट पे हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे पास कभी कोई स्टाफ आ रहा है ये कहने के लिए कि ये बंदा गलत है, नेगेटिविटी क्रिएट करता है एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो अगर वो पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट नहीं चाहता तो उसकी शिकायत उसको लगाएगा, ये अली ने तुम्हारे बारे में कहा है, राइट, अली ने अहमद के बारे में कहा है। तो ये कि इस तरह से शिकायतें, मैं अहमद को कहूँगा कि अली ने ये कहा है, तो दोनों के दरमियान में क्या होगा, तलखियाँ पैदा हो जाएंगी। तलखियाँ पैदा होंगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज़ होगी, और इसमें नुकसान किसका होगा, आपका अपना ही होगा, और उन दोनों की भी जो आपस में मिलकर काम करे। तो हमेशा शिकायतें आती हैं, लेकिन जो अच्छा सीईओ होता है वो हमेशा ये नोट करता है कि किस तरह से पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक इन 10 चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल सीईओ इंशाल्लाह बन सकते हैं। आखिरी चीज़, 11वीं चीज़ भी मेरे जहन में, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, कि हमेशा जो सीईओ होता है वो चीज़ों को ड्राइव करता सीखता है नंबर से। बिकॉज ऐसी कंपनी को लीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको पता ही नहीं है उसके नंबर्स क्या हैं। नंबर्स मीन्स P&L, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कंपनी का, व्हाट एक्चुअली वी लाइकली टू अचीव फ्रॉम द कंपनी, मीन्स आज से 5 साल बाद हमारा प्रॉफिट क्या है, बैलेंस शीट्स क्या है। वो लाइकली लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं व्हेन दे फील द मनी इज़ कमिंग इन। तो हमेशा जब बात करें नंबर्स के साथ। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स गेम। असल सारी जो हम काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, एट द एंड विजन इज़ नंबर्स। और वो नंबर्स ही अगर अच्छे सीईओ को नहीं पता होगा तो फिर आई डोंट फील कि ही हैज़ अ ग्रिप ऑन थिंग्स, किस स्टाफ को कितने पे हायर करना है, किसको कब आपने प्रमोट करना है, एंड सो ऑनवर्ड्स। दैट्स हाउ इट शुड बी। सो ये 11 चीज़ें आप याद रखिए, इंशाल्लाह इसमें बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कुछ भी कर लें। मैं कुछ लेता हूँ अभी क्वेश्चंस। मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हमेशा अब क्वालिटी के लिहाज से डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम देखें 11 चीज़ों के अलावा, कि हमेशा 2 सेगमेंट्स रखें। सीईओ शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, बिकॉज वो एडमिन्स, लॉजिस्टिक्स, HR, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो फिर उसी में ही इन्वॉल्व रह जाता है और फिर ख़ुद ग्रो नहीं कर पाता। तो हमेशा अपने बिजनेस को 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक हो कि ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस, नंबर्स, अकाउंट्स मैनेजमेंट एंड सो ऑनवर्ड्स। ऑन द अदर साइड द पर्सन शुड बी स्केलिंग द कंपनी, दैट इज़ द सीईओ, विच वही बात है कि कंपनी विजन को अचीव भी तो उसी ने कराना है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से आपने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर करना है और इस तरह से ये 11 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा और सक्सेसफुल सीईओ आप बन सकते हैं। लास्टली मैं सिर्फ ये एक और चीज़ थोड़ा सा, बिकॉज वी टीच हाउ टू मेक मनी एज वेल, तो आई विल टेल यू कि अगर कोई कहता है मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मुझे आप बता रहे हैं जी सीईओ कैसे बनना है, तो मैं कैसे सीईओ बनूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है माँ की दुआ के अलावा। तो मकसद है कि अगर आप ये देखें कि हमारी जो नेबलर्स की ऑडियंस है जो डिग्रीज़ कर आते हैं, डिग्रीज़ करके हमारे पास आते हैं कि हमने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है, अब बताइए हम क्या करें, क्योंकि आई एम अनएम्प्लॉयड, ये हमारी ऑडियंस है। तो मकसद है कि पहला स्टेप है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सीईओ बनना कैसे। पहला स्टेप है किसी एक चीज़ में मास्टर होना। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ है भी तो भी मास्टर बनना किसी एक स्किल में, राइट। फर्स्ट स्टेप इज़ बिकम अ मास्टर ऑफ एनी स्किल। सेकेंड स्टेप है कि ऑब्वियसली क्योंकि कुछ नहीं था तो फिर उस मास्टर स्किल होने के बाद उसको बेचना, मींस उसको सर्विसेज देना, क्योंकि आपके पास था कुछ नहीं। अगर था कुछ तो ऑब्वियसली वो भी बेच सकते हैं। तो फिर उसको बेचने तक अपना एक विजन बनाइए कि मैं एटलीस्ट इतने पैसे बनाऊं कि मैं 30% सेव कर पाऊँ साथ साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2 लाख रुपया कोई कमाता है, $600 है, राइट, $600 कोई कमाता है पाकिस्तान में एक महीने में, जो कि अच्छा अगर मास्टर हो जाए पहले स्टेप में तो $600 कमा सकता है। $600 2 लाख रुपया बन जाता है। 2 लाख रुपए में से आप अगर मनी मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके पास, जैसे वही बात थी नंबर्स का बहुत ज़रूरी है इसमें सीखना,
तो मनी मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से अगर 2 लाख रुपए में से आप 30% सेव करते हैं, वो बनता है 60,000 रुपये। ये वो बंदा है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन मास्टर होकर एक स्किल $600 कमा रहा है। तो 60,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें जी 2 सालों से, 2 साल तक मुसलसल काम करता रहा, तो एटलीस्ट उसके पास 1 साल में 7.5 लाख और 2 सालों में 15-16 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो 15-16-20 लाख इकट्ठा कर लिया 2 सालों में। अब 20 लाख रुपया उसके पास आ चुका है अपने स्किल्स को मास्टर करने के बाद 2 सालों में, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं। एंड देन उसने अपने आप को स्केल करने के लिए लोगों को हायर कर रहा है, कैश फ्लो बन चुका है। एंड देन स्केलिंग योर सेल्फ टू द लेवल वेयर यू कैन हायर पीपल, सेल थिंग्स मोर, और अपना एक एसेट डेवलप किया। एसेट कैन बी योर सर्विसेज कंपनी, डिजिटल एसेट्स, और कैन बी एनीथिंग एल्स विच कैन हेल्प यू ग्रो। अभी सिर्फ आपने अपने आप को मनवाया। दिस इज़ हाउ यू स्केल थिंग्स व्हेन यू हैव ज़ीरो मनी इन योर हैंड, एंड दैट्स कॉल्ड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, जो बहुत सारे लोग जो हैं इस पर लैक करते हैं। एंड दैट्स आल्सो द क्वालिटी ऑफ द CEO। ठीक है जी, समझ आया क्या हुआ है? सो डिफरेंट सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं कोई 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ एंड आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। यहाँ जो पूछ रहे थे। मैं ये पूछना था कि जो आपने पहले 10-11 पॉइंट बताए हैं, अगर आपके सेशन में नेक्स्ट को एक्सप्लेन करने का प्लान है तो ठीक, वरना ये जो आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, हर चीज़ के बारे में आपने पहले प्लान करना है, इनके बारे में छोटा-छोटा ब्रीफ नहीं, किसी एक पॉइंट के बारे में पूछ ले, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि ये आप साथ साथ सीखते जाएंगे किसी भी इन्वायरमेंट में हो, लेकिन जब आप इस सीट पर आ जाएं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन पे पूरा उतरें, मैक्सिमम पूरा उतरें। 11 पॉइंट्स हैं, 5-6 पे तो पूरा उतरें एटलीस्ट। मेरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि आपने तीसरे पॉइंट में बताया कंटिन्यू टू लर्न, कि हर वक्त सीखते रहें, कुछ नया सीखते रहें ताकि आप आगे एक्सेल कर सकें। तो आज के दौर में बहुत सारा नॉलेज है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, तो इसमें भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें क्या कौन सा नॉलेज सीखना है। देखें, जब आप कंपनी रन कर रहे होते हैं तो आपने देखना है कि कंपनी के अंदर क्या स्किल्स ऐसा है जो कि मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे टीम मैनेजमेंट स्किल्स एक बहुत ज़रूरी है कि आपने टीम को किस तरह से मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टास्क इफेक्टिवली। ये एक बहुत बड़ा स्किल है कि टास्क जो सारे आ रहे हैं वो, जैसे बहुत सारी कंपनीज आई यूज़ टू वर्क विद इन इंग्लैंड, वहाँ पर हम लोग एजाइल वे से चीज़ों को रन करते थे। अब एज अ CEO इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस इज़ वेल। यू आर नॉट रनिंग एनी वे, यू आर नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बट एक्चुअली जो CEO होता है वो असल में होता प्रोजेक्ट मैनेजर ही है, क्योंकि ये कंपनी उसका प्रोजेक्ट है। और उस कंपनी को प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को नया डेवलप किया जा सकता है। अजाइल वे ऑफ वर्किंग इज़ कि हाउ योर टीम, जो कि आपकी अगर छोटी टीम है, बड़ी टीम है, वो कैसे अजाइल वे से काम कर सकती है। अजाइल वे इज़ रनिंग एंड डूइंग थिंग्स इन पैरेलल। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम करते हैं वाटरफॉल मेथड से। सो वाटरफॉल मेथड ये होता है कि एक काम कंप्लीट होगा तो हम अगले काम पर आएंगे। दिस इज़ हाउ वाटरफॉल वर्क्स। मैं समझता हूँ नहीं सही होती। मैं अजाइल को प्रपोज करता हूँ, दैट्स हाउ आई फील कि थिंग्स शुड हैपन इन पैरेलल। और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे गोल सेट करके उसका जब रिज़ल्ट देखते हैं तो ये नहीं है कि आप 2 साल बाद किसी प्रोडक्ट को निकालें और गए तो आई डेंट वांट दैट, तो बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए हमेशा छोटे, गोल बड़ा है लेकिन छोटे छोटे गोल्स करके उसको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं छोटा सा। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। ठीक है जी। सर, आपने कहा कि टॉप टैलेंट को रिटेन करना चाहिए इवन इन लॉस। तो टॉप टैलेंट तो मोस्टली होता है, वो मार्केट के लोग होते हैं, वो हर 6 माह बाद कोई ना कोई नई कंपनीज को ऑफर करती रहती है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, बहुत से लोगों, इसका असल मकसद है कि पहले तो आपने देखना है जो आपका टीम मेंबर है उसकी असल मोटिवेशन क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी असल मोटिवेशन होती है चैलेंजेस, कुछ लोगों की मोटिवेशन होती है उनको नए से नया सीखने को मिले, और बहुत सारे कम लोग होते हैं जिसकी एंड में मोटिवेशन आ जाती है कि पैसे भी ज़्यादा हों। तो ये आपने देखना है कि टीम को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। इट्स वन ऑफ द अदर स्किल्स जिसमें दैट्स व्हाट आई सेड कि टीम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आप उनके साथ बैठकर खाना भी खा लें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अप द कल्चर
पॉजिटिविटी कल्चर, जिसमें लोग आपको इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के तौर पे देखें। दैट वाज द सेकंड पॉइंट कि लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, कि लोग आपसे सीखें। अक्सर जो लोग हैं वो जॉब छोड़ते, अक्सरियत जो है वो छोड़ती है अपने बॉसेस की वजह से, राइट। तो वो अक्सरियत पैसों की वजह से भी नहीं छोड़ती। तो ये भी देखना होगा कि आपने अपने आप को कैसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बनाना है कि लोग आपके साथ काम करने के लिए बेताब हो, एंड यू सपोज टू बी अ लीडर टू अट्रैक्ट योर स्टाफ। स्टाफ को सर ऑन करने के लिए तो स्टोरी बाउंड या इस तरह की कोई चीज़ होती है? देखिए, मुझे याद है कि मेरे साथ क्या किया था इंग्लैंड में एक कंपनी ने। मैं बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आती थी। तो उन्होंने कहा जी हम आपको प्रिंस 2 की सर्टिफिकेशन कराते हैं। प्रिंस 2 एक यूके की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी है, लेकिन उसकी कॉस्ट थी कोई ऑलमोस्ट 4,000 पाउंड थी। तो उन्होंने कहा हम आपको 4,000 पाउंड की सर्टिफिकेशन कराते हैं, लेकिन आप हमारे साथ साइन भी करें कि आप 2 साल तक कंपनी नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन भी करते हैं और रिटेन भी करते हैं। अक्सरियत यहाँ पाकिस्तान में कोई सर्टिफिकेशन करा ले, अगले दिन ही कहता है ये स्किल आ गया, ये लो रिज़ाइन, अल्लाह हाफ़िज़। तो इसीलिए रिटेंशन जो है हमेशा पैसों से नहीं आती। आप रिटेंशन इस तरह से कर सकते हैं कि उसको नए से नए स्किल सिखा दें फ्री में, और फिर साथ उसको रिटेन भी कर लेंगे। 1 ईयर में यू विल बी हेयर बिकॉज यू हैव लर्न फ्रॉम अस एंड आल्सो इम्प्लीमेंट दिस हेयर इन माई कंपनी। सो दोनों तरफ से फ़ायदा। जी सर एक सेकेंड जी। सर एक स्ट्रेटजी है कि टाइम बाउंड करना किसी को, एक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, किसको रेफर करेंगे आप? क्या देखें, आजकल का दौर मैं समझता हूँ 9 to 6 दौर नहीं है। हम अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, थिंग्स हैव बीन इमर्ज्ड, जहाँ हम घर से काम कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट यूर सेटिंग द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स व्हाट यू वांट फ्रॉम द इंडिविजुअल, एंड देन मैं तो समझता हूँ कहीं से भी कर सकता है। जैसे अगर इमार प्रॉपर्टीज़ को आप जानते हैं, दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं उसके, noon.com भी उसका है, और कराची में भी बहुत ज़्यादा। लेकिन पूरा दुबई इस वक्त जो सबसे बड़ा टावर है बुर्ज खलीफा इज़ एक्चुअली इमार। उसके अंदर मैंने काम किया हुआ है। जब मैं यूके में था तो मुझे वहाँ 3 महीने के लिए ट्रांसफ़र किया था 2015-16 में। तो मैंने देखा कि उन लोगों का कल्चर है कि वहाँ पर लोग होते ही नहीं ऑफिस इज़ जस्ट बीइंग यूज्ड टू डू द मीटिंग्स। जिस दिन मीटिंग है उस दिन आना है, आप घर से काम करें, अगर आगे करना है तो कर लें, लेकिन जहाँ मर्जी बैठें, कोई नहीं है 9 to 5 दिन। और एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मुझे वहाँ मिली कि वहाँ पर आपके बैठने की जगह नहीं है मीटिंग रूम्स में, खड़े होकर मीटिंग्स करते हैं कि छोटी से छोटी मीटिंग की 10 मिनट की, यहाँ पहले बैठें, चाय पिएँ, फिर उठें, फिर दोस्त आपस में बात करें। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये कल्चर जो है इस वक्त अमेरिका में भी यूटिलाइज़ किया जा रहा है, पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज में यूटिलाइज़ किया जा रहा है टू सेव ऑपरेशनल कॉस्ट। क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट हो चुकी है कि एक बंदे को आप ऑफिस में लेकर आते हैं, वो एसी चलाता है, पानी पीता है, वो प्रिंट आउट करता है, पता नहीं क्या कुछ करता है। तो वो एक बंदे की अगर सैलरी 20,000 है, वो पर आपको 28,000 का जाता है पर मंथ। तो ये मॉडल इस वक्त बड़ी कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं कि आप अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस बचाकर उनको कहीं से भी काम करने दें, और इस तरह से इट्स अप टू द इंडिविजुअल टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट्स रादर देन सेइंग टाइम मैनेजमेंट बाउंड जो आप कह रहे हैं। आई होप यू मेंट कि टाइम मैनेजमेंट बाउंड किया गया, आपने टाइम देना ही देना है। अगर वो बंदा रात को अच्छा स्किल सीख कर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट्स मच बेटर। ठीक है जी। जी अच्छा सर, समटाइम आपके जो की एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, और करते भी वो एम्प्लॉइज़ हैं जिनका की रोल होता है। जैसे हम लोगों का स्कूल है, तो फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो राइट एग्ज़ाम्स में आकर के जो है ना वो छुट्टियाँ स्टार्ट कर देंगे या वो अपनी सेट ऑफ डिमांड्स ले आएंगे। तो वहाँ पे आपके अंदर भी एक ईगो आ जाती है कि यार ये तो डायरेक्ट हमें मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं, और हम खुद भी कह देते हैं ठीक है यू कैन गो। तो बाद में फिर हमें फील होता है कि यार उनका तो जो इतना काम था, हमने उनको ट्रेन भी किया था, वो रिलोड भी थे, और फिर हमें नुकसान हो रहा है। तो अगर उनकी बात मान ली जाए तो बाकी टीम मेंबर्स वो फिर उनकी तरफ देख करके वो भी सेम पैटर्न पे चलते हैं। किसी को समझ नहीं आती कि अब इनका किया क्या जाए। देखिए, ये हमारे साथ तो हमेशा होता आया है शुरू से ही, 2018 से ही, कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन इसका वाहिद हल है कि आप फ़िलहाल इनको इग्नोर ही करें। दैट्स द बेस्ट आंसर।
कि अगर आप समझते हैं कि ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है, जो इंसान का जो रिस्क है एक तो वो तो लिखा ही होता है और इज़्ज़त भी अल्लाह ताला ही देता है, इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन एक बड़ा नाइंसाफ़ी के साथ कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो रिस्क जो है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होता कि एक छोड़ कर चला जाए और फिर आपकी कंपनी रन नहीं कर सकती। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड ग्रिप यू हैव अगेंस्ट दैट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बेसिकली हैंड्स ऑन होते हैं। अगर आप कंपनी के CEO हैं जो हैंड्स ऑन नहीं है, मींस कि उनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, तो फिर आपके लिए चैलेंज है, फिर आप ब्लैकमेल होते हैं। लेकिन अगर किसी के छोड़ने से आप भी चीज़ों को खुद जंप इन करके दूसरी टीम के साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं तो लेट देम डू व्हाट दे वांट। अगर मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करूँगा कि आप हैंड्स ऑन हो, ग्राउंड में उतरें, ताकि एक बंदे की डिपेंडेंसी ना हो आपके ऊपर। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एक काम कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ द रिस्क मैनेजमेंट शुड बी बेसिकली पार्ट ऑफ इट। आपने दो वो फॉर्म्स बताई है लीडरशिप की, एक इंस्पायरेशनल और एक ऑपरेशनल पोजिशनल। या लीडरशिप। तो सर कंपनी के अंदर तो आप एक कल्चर क्रिएट कर सकते हैं टू बी सक्सेसफुल, लेकिन देखा ही गया कि उस टाइम बाउंड में तो एम्प्लॉई उस रूल्स को फॉलो करेंगे जो आपने कल्चर दिया, लेकिन जब आप इन्वायरमेंट में जाते हैं, आपके कंट्री का एक कल्चर है, पॉलिटिकल जो भी आप कह लें, रोड्स के ऊपर हम एक कल्चर देखते हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कल्चर को अफेक्ट कर रहा होता है। तो जो आपने एग्जांपल दी USA की या दुबई की, वहाँ पे तो एक काम करने वाला कल्चर है ना, तो बाहर अगर कल्चर डिफरेंट है और अंदर आप एक डिफरेंट सिनेरियो से चला रहे हैं, तो इफेक्टिवनेस उसकी किस हद तक रहेगी? आई अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे लोग मिसयूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को। अगर आप कहें जी घर से काम करें एंड ऑल दैट, तो वो लोग जो हैं वो फिर मिसयूज़ तो करते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एज़ वेल, कि आप अपने स्टाफ और अपनी टीम पे ट्रस्ट भी करना होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे CEOs और ऑनर्स हैं जो हमेशा इसी में ही स्केल नहीं कर पाते कि ट्रस्ट नहीं करते किसी। धोखे तो होंगे, फिर फ्रॉड तो होगा आपके साथ, बट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। हमेशा हर कोई इंसान जो है वो कुछ अच्छे और बुरे लोग हर सोसाइटी में होते हैं, बट इसका अगर आप देख लें 5-6 साल पहले कल्चर बिल्कुल ही नहीं था सीखने का, चीज़ों का, ये जैसे इन्वायरमेंट्स हैं। आज 5 साल बाद देख लें पूरा हाइप और ड्राइव इकट्ठी है। इसी तरह से 5 साल बाद चेंज जो है फ़ौरन नहीं आ जाता। हम थोड़ा सा ऑब्वियसली हर चीज़ को थोड़ा लेट करते हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि इट विल नॉट हैपन, इट विल हैपन एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years पाकिस्तान में भी ये कल्चर इंशाल्लाह ज़रूर चलने जा रहा है। ठीक है जी, को 2 सवाल अब ले लेते हैं आखिरी जी। सर एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके? देखें, जब भी एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए मैं कैसे हायर करता हूँ, राइट। सो अगर हमारे पास कोई जॉब है तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे आप प्लान प्रोवाइड करिए कि इस डिपार्टमेंट को कैसे ग्रो करेंगे। अक्सरियत लोग सिर्फ CVs में देखते हैं कि CVs में क्वेश्चन पूछते हैं आपका पिछला रोल क्या था, आपने कैसे अचीव किया, वो जो चाहे कह सकता है, राइट, बिकॉज उसमें कोई आपके पास वैलिडिटी है ही नहीं, यू कैन से एनीथिंग। इसी तरह से कोई आज डिग्री तो आजकल पूछता ही कोई नहीं है, लेकिन क्या स्किल सीखे हैं, क्या खुद की अचीवमेंट्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। लेकिन एट द एंड इट शुड ऑलवेज बी कि पर्सन आपके बारे में क्या स्टडी करके रहा है। मैं जब इंग्लैंड में इंटरव्यू देता था, जहाँ भी मैं सिलेक्ट होता था, सिर्फ सबसे ज़्यादा मेरी ये ब्यूटी होती थी कि मैं उस कंपनी की वेबसाइट पे इतने कह लें नुक्स निकाल के लाता था कि वो अगला खुश होता था बहुत ज़्यादा कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ क्रिटिकल माइंड, ना कि ऑलवेज सेइंग कि दिस इज़ द बेस्ट कंपनी एंड ऑल दिस। हमेशा ये देखें कि आप वैल्यू क्या ऐड करने जा रहे हैं। तो जब भी किसी को सिलेक्ट करें उससे ये ज़रूर पूछें कि व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू ऐड इन माई कंपनी। ओके जी, बिकॉज आई लाइक योर कंपनी एंड ऑल दैट, दिस डजंट वर्क लाइक दिस। कोई सोशल मीडिया का कोई बंदा हायर कर रहे हैं तो आपका एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया को ऑलरेडी रीड कर आया हो, प्रॉब्लम्स और नुक्स निकाल कर आया हो और बताए कि दिस इज़ हाउ आई विल इम्प्रूव इफ़ आई आर टू गेट द चांस। दिस इज़ हाउ आई शुड बी, देन हाउ यू शुड बी सिलेक्टिंग द पीपल। ठीक है जी। जी सर, आजकल स्किल्स और नॉलेज की बड़ा ये डिस्कस करते हैं कि स्किल्स ज़्यादा होने चाहिए, नॉलेज इतनी नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं स्किल्स और नॉलेज के बारे में? क्या इसके बारे में जो इक्वेशन होनी चाहिए? नहीं, नॉलेज, व्हाट डू यू मीन नॉलेज?
नॉलेज इज स्किल इज नॉलेज। डिग्री, right. दूसरा बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि आप स्किल्स के बेस के ऊपर एक वो सीरीज़ आपकी होती है, वो मेरे को जो काइंडली बताएंगे कि स्किल्स जो हैं आपकी जो आप ऑफर करते हैं उसके बारे में, ताकि जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो आपकी सीरीज़ वगैरह देख के अपने स्किल्स जो है पॉलिश करें और एक मुल्क को अच्छा जो है वो सर्व करें। जी देखें, पहला क्वेश्चन क्या था? स्किल्स और नॉलेज। स्किल्स, बेसिकली डिग्री विद स्किल्स। हम तो पहले दिन से ही कहते हैं कि स्किल्स आर मच इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इस वक्त डिग्री के जो लोग निकलते हैं वो ईमेल तक नहीं कर सकते। अगर आप कभी उनसे पूछें, सीवी उनका देख लें, आप हैरान रह जाएं। जो 4 साल की डिग्री के बाद सीवी बनाता है, वही आप देख लेंगे कि क्या सीखा 4 साल लगा कर। तो मकसद है डिग्री ज़रूर करनी चाहिए, शाउर देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके साथ साथ अब स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। 20-20 लाख रुपए की डिग्री करके बाद में आप देख लें कैसे लोग निकल रहे हैं। 6 लाख लोग जो हैं एक साल में डिग्री करते हैं। तो आप 6 लाख में से HEC तो कहता है कि 1%, 1.2% एम्प्लॉय हो पाते हैं। ये HEC के चेयरमैन ने कहा हुआ है। तो आप खुद देख लें कि 6 लाख में से क्या परसेंटेज है। क्योंकि इतनी जॉब्स ही नहीं है मार्केट में। दूसरी ये बात कि जो वो सीख रहे हैं उस तरह की जॉब्स नहीं है मार्केट में। एक बंदा अभी भी आजकल जो है वो असम्बली लैंग्वेज पढ़ रहा है। अब बैचलर्स में कॉलेज में लाहौर में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वो अभी तक असम्बली लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो मैं हैरान था कि दे हैव नॉट अपग्रेडेड येट। आज से जब मैं बैचलर्स किया था तो यही था। तो मकसद है कि लोग अपग्रेड ही नहीं करते, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग द डिग्री। डिग्री है। जितना जो स्किल सिखाने के पीछे लोग पड़े हुए हैं आजकल, अक्सर कहते हैं जी ये बहुत चार्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अक्सर तनकीद आती है। यही तनकीद अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी पे कर दें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। उस टाइम 4 साल याद नहीं आया, लेकिन जब 3 महीने किसी के साथ स्किल सीख के कुछ नहीं कर पाते तो फिर रोते हैं कि हमें जो है वो सीख नहीं पाए। तो असल मकसद ये है कि जब डिग्री कर रहे हो साथ साथ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। देन यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू सर्वाइव। और अगर हम जज्बाती ना देखें, 2 ही सूरतें हैं कि अभी मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे पूछ लें बाहर जाना चाहता है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ यू मेक मनी फ्रॉम योर स्किल्स इन डॉलर्स और पाउंड्स फॉर नाउ टू सर्वाइव। या सारे घर के लोग काम करें। एक कमाने वाला सारे खाने वाले इज़ नॉट लॉन्गर गोइंग टू वर्क इन दिस कंट्री। और मुआशरा तब भी ग्रो करता है जब सारे काम कर रहे होते हैं, सारे मिलकर एक दूसरे का हाथ बटा रहे होते हैं। दूसरा भी था कोई, ये हो गया। हाँ, EVS एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हमारे पास 200 से ज़्यादा स्किल्स हैं। 4 लाख लोगों को हम फ्री दे चुके हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। सो जिसकी सैलरी 80,000 से कम है, स्टूडेंट है, फीमेल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको हमने फ्री दिया और फ्री देते हैं। enablers.org/EVS पे जाइए, वहाँ अप्लाई कीजिए। सो लोगों को मिल जाती है, कुछ को 1 हफ़्ते में, कुछ को 2 हफ़्ते में। ठीक है जी। सर आपने कहा एक अच्छा CEO तब बनता है ना जब एक अच्छी कंपनी वो चलाता है। तो अच्छी कंपनी तब बनती है जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व की बात करें, वो तो एक मिस्त्री भी करता है जो एक मकान बनाता है, लेकिन वो क्यों नहीं स्केल हो सकते? क्योंकि उसका विजन नहीं होता। एक वन ऑफ द थिंग वाज कि सेटिंग योर कंपनी विजन, ये भी उन 11 पॉइंट्स में था। तो आपका विजन ही नहीं है। मजदूर का विजन क्या है कि सुबह काम किया, रात को दिहाड़ी ले ली। विजन ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट ये नहीं है कि वो एक रिस्पेक्टेड काम नहीं है, बट इट्स वेरी रिस्पेक्टेड वे। बट विजन जो होता है अक्सरियत का यही है कि दोपहर को लंच, रात को खाना, ये विजन है। कहाँ जा रहे थे खाना खाने, कहाँ से आए, खाना खाकर ये विजन है। तो विजन होता है 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है। तो इसीलिए अच्छे CEO बनने के लिए आपको विजन डेवलप करना होगा कि मैंने 10 साल बाद कहाँ देखना है अपने आप को। वो भी मैंने आपको रोड मैप दे दिया। अगर 1 रुपया भी नहीं है तो क्या करना। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि एक कहा जाता है हार्ड वर्किंग, एक कहा जाता है स्मार्ट वर्किंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेल, स्मार्ट वर्किंग ये होता है कि जो बंदा, जैसे मुझे याद है मैं स्मार्ट वर्कर था इसलिए कि मैं हमेशा आखिरी दिन में पढ़कर एग्ज़ाम पास कर लेता था। और जो सारा साल लगे रहते थे वो भी रो रहे होते थे। तो मकसद है कि ये देखना है कि किस तरह से चीज़ों को पिक करना है, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट लर्निंग। जो हार्ड वर्कर है वो तो फिर मज़दूर भी हार्ड वर्कर है।
सारे हार्ड वर्कर हैं। सो हमेशा ये देखें कि कॉन्सेप्ट्स पे किस तरह से काम करना है। मुझे अभी भी एक वाक़या याद आ गया इस चीज़ पे कि मुझे अभी भी याद है कि मैं जब बैचलर्स करता था तो एक मैं अपने इतना टैलेंटेड था इवन, क्योंकि आखिरी दिन में पढ़ता था, तो मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था कि वो आते थे और मैं उनको कहता था कि जी ये इस तरह करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो मुझे अभी भी याद है कि एक पेपर था हमारा बैचलर्स का, तो उसमें नकल भी मारते थे हम। तो नकल इस तरह से मारी गई कि मैंने एक दोस्त जो मेरा था बहुत अच्छा, उसका पेपर अपने पास ले लिया और उसका पेपर भी फ़िल कर दिया। उसका पेपर फ़िल करके उसको दे दिया और अपना एक्सचेंज कर लिया, और फिर उसके बाद अपना पेपर भी कर लिया। अब उसका पेपर करने के बाद तो मुझे अभी भी याद है जब रिज़ल्ट आया तो वो पास था, मैं फ़ेल था। तो मैं अभी भी हैरान हूँ कि मैंने जिसका पेपर किया था वो पास हो गया और मैं खुद फेल हो गया। तो मतलब दिस वाज आई डोंट नो क्या था, स्मार्ट था या हार्ड वर्क था। ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है। दिस इज़ एक्चुअली हैपेंड एंड आई फील कि कुछ ऐसे वाक़यात रह जाते हैं, बट ये आंसर इससे लिंक नहीं करता। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने अपना साथ जो मुझसे बैठा हुआ था उसका पेपर मैंने सॉल्व किया था, हाँ। उसके नंबर मेरे नंबर से ज़्यादा आ गए। हाँ, वो बस वो टीचर जो है जिसको नाम पसंद आ जाए। ठीक है जी, आखिरी अगर क्वेश्चन है आपका पीछे। As you said, you have worked in UK and you've been to UK. So why don't implement 2 million savings formula at your side? Why UK? Why Pakistan? Why you telling Pakistan to set up a company at there? आप कह रहे हैं कि वाई आई एम सेइंग टू लिव इन पाकिस्तान एंड डोंट गो। पाकिस्तान में जो कंपनी आपने बनाई, आप यूके में रहते रहे, यूके में आपने काम किया है। नहीं, मैंने यूके में ही बनाई कंपनी। ई कॉमर्स का काम मैंने यूके से ही शुरू किया और मैं वहीं से ही करते करते मूव हो गया, बिकॉज मैं अब ई कॉमर्स का काम इंडिपेंडेंटली कहीं से भी मैनेज कर सकता था। जहाँ पे जैसे कोई अगर काम करता है ई कॉमर्स का, ई विल नो कि आपका स्टोर है अगर, तो आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मूव बैक। और पेरेंट्स भी यहाँ थे 2018 में, तो फिर यही एक बेस्ट सोल्यूशन लगा कि मैं नेशनल भी था, तो अगर ना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वापस चले जाएंगे। तो वो फिर यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि थिंग्स स्टार्टिंग टू गेट इमर्ज एंड लॉट ऑफ पीपल गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड आल्सो फिर मज़ीद कंपनीज लॉन्च कर दी, क्योंकि आप ग्रो करते जाते हैं। जो एंटरप्रेन्योर और सीईओ में फ़र्क होता है बाय द वे, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा उस पर कोई कीड़ा होता है कि नए नए इनिशिएटिव लेने का, वो फिर हम लेते रहे और जो है आज अल्लाह का शुक्र है वी आर ऑन द राइट स्टेज। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि लीडर्स और मैनेजर्स का, नहीं, मैनेजर्स तो वो बेसिकली लीडर इज़ द वन जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, बट मैनेजर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बट मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ मैनेजिंग एंड लीडिंग द टीम एज वेल, बट समटाइम्स ही इज़ नॉट लीडिंग द टीम, इज़ द ओनली मैनेजर। सो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, आपने कहा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करना, जो कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम करना है। ठीक है सर, मतलब पाकिस्तान में देखा जाए जो टॉप 10 लीडर होता है वो प्रोटोकॉल डिस्कस करता है कि कंपनी में ये वो मेरे साथ ही ऐसा रवैया रखा है। तो इसी तरह हम उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करेंगे, यानी कि उसका प्रोटोकॉल कम करना, तो उसको रिटेन कैसे कर पाएंगे? अगर वो छोड़ के भी चला जाए, मतलब कि फिर हम जो नई हायरिंग करेंगे उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उसकी ट्रेनिंग पे। देखिए अक्सरियत जो है, जैसे अगर कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, अक्सरियत कोई कह रहा है मैं अनहैप्पी हूँ, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो क्यों अनहैप्पी था, वो इशू रिजॉल्व करने चाहिए। अगर कोई पैसे के लिए जा रहा है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लाखों रुपए का, तो फिर स्टिल इट मेक सेंस टू मैच द ऑफर विच ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स। बिकॉज यूजली अगर आपके पास 1 लाख रुपए का रिसोर्स है जो 2 सालों से काम कर रहा है, अगर वो जा रहा है 1,20,000 में, तो फिर आप भी रिसोर्स नया ऐड करेंगे 1 लाख का और वही मनी लूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी, समझने में कम होगा। तो इट्स बेटर टू मैच द सैलरी टू स्टॉप द पर्सन, अगर तो उसके लिए मनी सिर्फ मोटिवेशन है। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें को मैंने बात की, अक्सरियत की जो छोड़ने की रीज़न होती है वो दूसरी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं कि गुस्सा और इन्वायरमेंट, लीडरशिप जहाँ वहाँ पर मौजूद है, कंपनीज नॉट ग्रोइंग एंड द कंपनी इज़ कटिंग एक्सपेंसेस, तो जॉब अनसर्टनटी, इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा मेक द वन टू लीव। मैं बुक्स पे यकीन नहीं करता कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स से ठीक हो सकती है। मैं समझता हूँ कि
एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। जितनी मर्जी बुक्स रीड कर लें लेकिन घर में ही बैठे रहेंगे तो फिर पर्सनल डेवलपमेंट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो स्पेंड योर टाइम विद लाइक माइंडेड सेट, जो कि आप जैसा सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। अक्सरियत जो है यहाँ डीमोटिवेशन स्पीकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं, गलत चीज़ों को देखा जाता है एक नज़र से। सो that's how I see you grow yourself with your like minded, जैसा बनना चाहते हैं उस जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। जी सर, ये बात जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें एक सिस्टम बाज होता है कि बॉटम लाइन एम्प्लॉय तक तो CEO नहीं सेस करता, टॉप मैनेजमेंट को डील करता है। तो कोई रिवर्स चैनल भी ऐसा होता है कि उसने अपने बंदे भी में डिप्लॉय किए होते हैं जो उसको फीडबैक देते हैं? जी ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं या टॉप लेवल? जी करते हैं, हमने ये किया हुआ है, ख़ुद किया हुआ है। हमारे बंदे हैं अंदर जो काम करते हैं, काम भी करते हैं, और लेकिन दे आर एक्चुअली टेलिंग पीपल। मैं अभी भी याद है जब हमने पहले 2018 में ये सेशन स्टार्ट किए, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनको मैंने कहा कि आप भी बीच में बैठिए एंड सी व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट अस, क्योंकि हम नए थे उस टाइम। तो मुझे अक्सरियत ये अंदर से कमेंट मिलता था कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश नेशनल है और इसका जो पार्टनर है भाई वो अमेरिकन नेशनल है, बहुत जल्दी देखना इन लोगों ने सारों का पैसा लूट के भाग जाना है। मुझे अभी याद है, तो ये मेरे जहन में चीज़ आई कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये कोई गलत चीज़ है, ये तो बाहर भाग सकते हैं, लेकिन स्किल सीख रहे हैं बेसिकली। ये देखें, हम पैसे भी नहीं ले रहे किसी से कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम किसी को कोर्सेज या बूट कैम्प्स करा रहे हैं, उसमें ये थिंकिंग भी थी लोगों की। तो ऐसी थिंकिंग हमें इम्प्रूव तो किया, क्योंकि फिर बार बार मेंशन करना होता था कि वी आर हेयर, वी आर नॉट गोइंग एंड ऑल दिस, क्योंकि अक्सरियत जो है वो बाहर चली जाती है। तो आज 5 सालों से पाकिस्तान में है और मैं शायद 2 बार ही विज़िट के लिए गया हूँ। तो दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है जी। सो वी कांट मेजर, कुछ 4 लाख लोग हैं तो हमें क्या पता, हम तो उनको जानते भी नहीं, हमारे स्टूडेंट्स थोड़ी हैं, कोई भी फ्री में लेके चला गया और क्या कर रहा है वो तो बात की बात है। बट यूजुअली आई सी, मैं समझता हूँ 4 लाख में से मेरे ख्याल में कोई 20% लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, या शायद 15-20%, क्योंकि फ्री की चीज़ है। आपको आज मैं कहूँ कि आप इतने मोटे नहीं हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने वज़न कम करना है और आपने जिम जाया करना, तो आपने पैसे नहीं जिम के दिए होंगे तो आप नहीं जाएंगे, बहुत कम दिन जाएंगे, महीने में 1-2 बार, पैसे तो नहीं दिए हुए। इसी तरह से अगर जिम की फ़ीस 30,000 दी हो तो आप कहेंगे यार पैसे दिए हैं, अब जाना है, अब तो काम करना है, क्योंकि पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो ये माइंडसेट है, फ्री की चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो खुद ही कर रहे हैं फिर आप, तो अपनी एग्जांपल भी आप है ये, क्योंकि हमें तो नहीं पता था ना। इसी तरह बहुत सारे लोग लेके फ़ायदा उठा रहे हैं, बट जब फ़ायदा उठा लेते हैं तो वो उनकी अपनी मेहनत है, जब नहीं फ़ायदा उठाते तो हमारी गलती है। ये माइंडसेट है यार। अभी भी हो रही है कोर्सेज? ये हो रहे हैं जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। हम 200 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कराते हैं। बट माई क्वेश्चन वुड बी वाई समवन शुड चूज़ यू। तो ये भी अपने चीज़ को ज़रूर करिए कि वाई समवन शुड हायर यू, वाई समवन शुड, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा कि देयर इज़ अ वे टू पिच योर सेल्फ। तो नॉट सेइंग कि आई वांट टू डू इंटर्नशिप। जी बहुत ज़्यादा देते हैं हम, सोशल मीडिया में देते हैं, अक्सरियत को डिज़ाइन में देते हैं, डेवलपर्स में देते हैं, और वैसे तो हमारी कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पर लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। यूजुअली हम इनकरेज करते हैं कि ख़ुद से काम करें और ख़ुद स्केल करें अपने आप को इस एनवायरनमेंट में रह के, जो एनेबलर्स का क्या देते हैं जी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास लोग मिलकर काम करते हैं, हमारे जो कैंपसेस हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं सिर्फ बैठते, वहाँ पर कोवर्किंग स्पेस के लोग भी बैठते हैं जो कोलैबोरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। आपको अगर ई कॉमर्स पे कोई काम करना है या किसी के साथ अटैच्ड होना है तो वहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं, एजेंसीज़ बैठी हैं जो कि अगर समझती हैं कि आपके पास अच्छे स्किल हैं तो आपको अपने साथ अटैच कर लेती है। सो एनेबलर्स के अंडर जो है इस वक्त बहुत सारे लोग खुद का भी काम कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर और एज एन एजेंसी एज वेल।
दैट्स हाउ इट इज़। सर इनेबल स्कूल और अदर स्कूल जैसे सिटी ग्रामर है या एलजीएस डिफरेंस? वेरी बिग डिफरेंस एक्चुअली। अनेबलर स्कूल इज़ ऑल अबाउट तरबियत। तालीम तो है ही कैम्ब्रिज मॉडल, बट तरबिया फैक्टर इज़ देयर, जो हमने बड़े प्यार से इसको डिज़ाइन किया। इट्स अबाउट बेसिकली रिस्पेक्ट सिखाना बच्चों को। अब वो रिस्पेक्ट बड़ों की नहीं सिखाना, रिस्पेक्ट खाने की सिखाना, रिस्पेक्ट ट्रैफिक लाइट्स की सिखाना, रिस्पेक्ट अपने पुराने हीरोज़ जो हैं हमारे सहाबा की रिस्पेक्ट सिखाना, वैल्यूज़ को प्रमोट करना, एथिकल बिहेवियर बच्चों में कैसे लाना, फिर ही कौम बनती है। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मैरिड ही लग रहे हैं, मैरिड है, बच्चे हैं, आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा होगा कभी और बच्चों ने भी कभी रखा, तो कभी आप ये नहीं देखेंगे कि आपने या बच्चों ने रोज़ा तोड़ा है, या फैमिली में कोई नहीं बंदा नज़र आएगा किसी ने रोज़ा तोड़ा हो। कभी ऐसा मिला है कोई इंसान जिसने रोज़ा रखा और कहा वो तोड़ा है? नहीं मिला। क्यों है ऐसा, कभी सोचा है? क्योंकि उसके ज़हन में है अल्लाह ताला देख रहा है, बाकी कामों में भी तो देख रहा है अल्लाह ताला। तो इससे क्यों ऐसा है कि बाकी कामों में हम ज़्यादा नहीं इस चीज़ को लाते और रोज़े में है कि तोड़ना नहीं? इसीलिए कि बिकॉज़ बचपन से ही आप ये देखते आए हैं, अपने बड़ों को भी देखते आए हैं कि वो ऐसे ही करते हैं और एक मुआशरा जो है वो ऐसे है। इसी तरह बच्चों में अगर कोई चेंज लाना है तो उसको शुरू से ही बतानी है सारी चीज़ें कि 10 साल बाद वो समझे यही तरीका है, दिस इज़ द वे टू डू थिंग्स, रादर कि हम 10 साल बाद उसको सिखाएंगे। अभी बच्चा है, जैसे मुझे मौलाना साहब की बड़ी अच्छी एक बात लगी, मौलाना यूसुफ जो मॉडल टाउन में जुम्मा पढ़ाते हैं, कि एक बच्चा जो था 18 साल का था और 18 साल का था और नमाज नहीं पढ़ता था, तो उसके वालिद ने उसको थप्पड़ रसीद किया कि तुम नमाज नहीं पढ़ते और उसको मारा। तो मौलाना साहब ने कहा कि तुमने गलत किया, इसको मारना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा जी ये कुरान में तो आई था कि आपके बच्चे अगर नमाज ना पढ़ें तो आप मार भी सकते हैं। उन्होंने कहा तुमने इसको मारा है 10 साल लेट। वो है कि जब 8 या 10 साल का बच्चा होता है उसको आप मारें तो वो उस वक्त इतना गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि अगले दिन वो भूल जाएगा और फिर आ जाएगा, लेकिन 18-19 साल के बच्चे को जब मारेंगे वो नहीं भूलेगा, उसके जहन में अपने फादर के लिए खलश पैदा हो जाएगी और दोनों के रिलेशनशिप में मसला होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूलिंग में इन चीज़ों को बताया जाए कि बचपन से कि आप तालीम के साथ बच्चों की तरबियत कैसे करें। हमारी ऑडियंस जो है वो बच्चे नहीं है, इट्स पेरेंट्स एज वेल, कि आप पेरेंट्स को भी सिखाएं कि ये सिर्फ यहाँ से जाके घर जाएंगे तो घर अब नया माहौल है उसका, वो अलहदा कुछ लड़ रहा है, वो क्या शिकायतें कर रहा है, तो बच्चा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट्स व्हाट द स्कूल ऑफ इनेबलर्स इज़, जो कि बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। ठीक है जी बॉस, आई थिंक जी फ्रेंचाइज भी करते हैं जी हम। 5 लाहौर में हैं हमारे, बाकी दूसरे शहरों में भी हैं, एंड हमारे पार्टनर्स भी हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम उनको एज अ फ्रेंचाइज ओनर भी लेते हैं। जी यही आपको भी बताया, वही वाली चीज़ कि मास्टर एक स्किल बनने के बाद जो स्टेप्स थे वो वाले स्टेप्स फॉलो करें, और जॉब के साथ साथ भी आप स्किल में मास्टर हो सकते हैं। ये नहीं है कि जॉब या पढ़ाई छोड़कर। ठीक है जी। हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल कौन है और आपने सक्सेस कैसे अचीव की, आप अपने बारे में कुछ बताएं। रोल मॉडल कौन है? आई थिंक मैंने तो मुआशरे से सीखा है, फ़ेल होकर सीखा है बहुत ज़्यादा। मैं जब ये चीज़ें डेवलप की हैं, मेरा उस वक्त रोल मॉडल नहीं था, बट आई फील कि माई फादर रियली वर्कड हार्ड फॉर देयर किड्स। तो मेरे नज़र में तो वही मेरे रोल मॉडल हैं, बिकॉज़ उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों को पाला है, मेरा नहीं ख्याल इतनी हार्ड टाइम में, मुझे अभी भी याद है, वो बताते हैं कि मेरे पास बस का किराया नहीं होता था, और मैं जो है जब आता था तो उस टाइम 50 पैसे, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा, 50 पैसे डबल डेकर बसें होती थी, तो वो जब नीचे लेने आता था तो मैं ऊपर चला जाता था, तो जो ऊपर आता था मैं नीचे आ जाता था, 50 पैसे बचाकर घर आता था और मुझे 1 रुपया मिलता था पर डे। तो मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत उन्होंने की अपने बच्चों के लिए, तो वो एक हलाल कमाई थी। तो दिस इज़ हाउ शुड बी, कि हमेशा ये सोचें कि अक्सरियत मैं देखता हूँ कि हलाल हराम में तमीज़ नहीं करते, ये सोचते हैं कि हम उम्रा करने जाएंगे तो हम माफ़ी मांग लेंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो अनएथिकल चीज़ें करते हैं और सोचते हैं कि अभी तो पैसे चाहिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आज से 5 साल 10 साल या 15 साल बाद आप पे कहीं ना कहीं इसका फॉल बैक ज़रूर आएगा। ठीक है जी,
बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। इंशाल्लाह आई होप कहीं ना कहीं पे आपसे दोबारा मुलाकात हो।